से गांव में ललित नाम का एक व्यापारी रहता था। वो अपने व्यापार में बहुत ही होशियार था। उसके माता पिता उसके बचपन में गुजर गए थे और उसे रतौंधी की बीमारी थी। अरे जल्दी आना मनोज, शाम हो रही है। अगर और देर हो गई ना तो हमें घर जाने में दिक्कत होगी, इसलिए जल्दी जल्दी करना, ठीक है? सामान सब कुछ ठीक रखना है ना मालिक, थोड़ी देर तो लगेगी ही ना, तब तक शाम तो ढल जाएगी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको घर छोड़ाऊंगा। मेरा हाथ पकड़ के तुम आगे आगे चलते रहना और मैं तुम्हारे पीछे पीछे धीरे धीरे चलता रहूंगा। और वैसे भी मुझे रतौंधी है, तुमने किसी को बताया तो नहीं गाँव में? अगर मैंने किसी को बताया भी तो मुझे क्या मिलेगा? आप तो इस राज को छुपाने के लिए मुझे हर महीने 500 रुपए तनख्वाह देते हैं ना, फिर मैं किसी और को क्यों बताऊंगा मालिक? मगर आजकल सबकी दुकानें रात को 8 बजे बंद होती है, लेकिन हमारी दुकान ही 6 बजे बंद हो जाती है। सब लोग मुझसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों करते हो, तो अब मैं क्या बताऊं? आप बताइए ना मालिक, मैं उन्हें क्या बोलूं? तुम उनसे कहना कि 6 बजे के बाद में हमारी तरक्की नहीं होती है, समझे? और कुछ मत बताना। वो दोनों दुकान बंद करके अपने घर की ओर चले जाते हैं। मनोज रास्ते में उससे कहता है, मालिक आगे एक खड्डा है, थोड़ा बाईं तरफ चलिए, आप आगे दाईं तरफ मुड़ जाइए और 10 कदम चलेंगे तो घर आ जाएगा मालिक। हाँ, हम घर पहुंच गए हैं। वो लोग घर पहुंच जाते हैं। रात के 8 बज चुके हैं। मालिक मैं आपको खाना ला दूं, मेज पर रख देता हूं। नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो और खा के सो जाना, समझे? सुबह जल्दी उठना है। और कितने दिन तक इस रतौंधी को झेलना पड़ेगा, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। आपको तो रतौंधी हुए सिर्फ 3 ही महीने हुए ना मालिक, आपको जल्द से जल्द किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैंने डॉक्टर को दिखाया था रे, डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी ये बीमारी आसानी से कम नहीं होने वाली है। सच बोलो, तुमने किसी को बताया तो नहीं कि मुझे रतौंधी की बीमारी है? मुझे तुम पर कुछ संदेह हो रहा है। आप मुझ पे शक मत कीजिए, मैंने एक बार वचन दिया है तो मैं हरगिज निभाऊंगा। अगली सुबह वो दोनों मिलकर अपने दुकान की ओर चले जाते हैं। तभी उनके पास नारायण रिश्ता लेकर आता है। लीजिए ललित जी, आपके घर एक अच्छा सा रिश्ता आया है। लड़की गुणवती है, बहुत सुंदर है, ऊपर से पढ़ी लिखी है, आपको जरूर पसंद आ जाएगी ललित जी। देखिए नारायण जी, शादी विवाह के लिए अभी तो बहुत उम्र पड़ी है। ऐसे क्यों कह रहे हो? 4 महीने पहले लड़की देखने गए थे ना आप, तब तो वो लड़की पसंद नहीं आई थी आपको, मगर अब ऐसा क्यों बोल रहे हो? अब ये सब मत बोलो नारायण जी, बाद में देखेंगे। अरे नारायण जी, आप बस 1 मिनट के लिए रुक जाइए। मालिक आप एक बार दुकान में आइए। मालिक आपको रतौंधी की तकलीफ है और सब कुछ ठीक ठाक ही तो है, आप बस एक बार असली बात नारायण जी को जाकर बता दीजिए, तभी वो आपके लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढेंगे। मुझे रतौंधी की तकलीफ है, अगर ये बात बाद में उन लोगों को पता चल गई तो ये नारायण तो जाके अभी सब लोगों से बोल देगा। हम ये राज खाली नारायण को ही बताएंगे मालिक, आप जिंदगी भर बिना शादी के तो नहीं रह सकते है ना? मुझे भी शादी करने की इच्छा है रे, मगर क्या करूं, ये रतौंधी तो बड़ी आपत्ति बनी जा रही है। अगर बाद में लोगों को पता चली तो इज्जत का कचरा हो जाएगा। आप कुछ भी मत कहिए मालिक, आप ऐसे भी लड़की से शादी कर सकते हैं। अगर लड़की को आप पसंद आ गए तो वो जरूर हाँ करेगी। आप बस एक बार नारायण जी से जाकर बात कर लीजिए। मनोज ललित को राजी करके नारायण के पास जाता है और उसे सब कुछ बता देता है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए ललित जी, ये भी कोई चिंता की बात है। आप तो दिखने में बहुत ही सुंदर हो, शादी के बाद आपकी बीवी आपका बहुत ख्याल रखेगी, ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए ना। आप बस शादी के लिए हाँ कर दीजिए। आप इस बात को लड़की वालों से हरगिज मत छिपाना, जो भी किस्सा है उन लोगों को जरूर बता देना, ठीक है? नहीं तो बाद में मुझे दिक्कत झेलनी पड़ेगी, पर गांव में किसी को मत बताना। मैं क्यों बोला बताऊंगा किसी को? आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, अगर आप मुझे कुछ रकम देंगे तो मैं अभी जाकर लड़की वालों से आपकी शादी की बात करके आ जाऊंगा। आप बस ये रिश्ता एक बार मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है, ये लीजिए, पर मेरी दिक्कत के बारे में उन लोगों से जरूर बताना, अच्छी खबर लेकर आना। मुझे पूरा भरोसा है कि ये रिश्ता जल्दी ही पक्का होगा, आपकी शादी होने वाली है। हाँ मनोज, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे अब भी बहुत डर लग रहा है। रिश्ता तय हो जाता है। ललित की शादी रजनी नाम की एक लड़की से हो जाता है। 3 दिनों के बाद रजनी अपने ससुराल आती है, लेकिन रजनी को ललित की रतौंधी के बारे में कुछ पता नहीं था। अरे जल्दी करो मनोज, घर जाना है, शाम हो रही है। ओहो, ये नए दूल्हे को घर जाने की बहुत जल्दी है, बस 5 मिनट में घर चलते हैं। ललित जल्दी दुकान बंद करके जल्दी से अपने घर पहुंच जाता है।
थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। रजनी, थोड़ा सा पानी लेकर आओ ना, बहुत प्यास लगी है। अभी तो आपके सामने ग्लास रख के आई हूँ, वहीं देखिए, वहीं पर है। मैं अभी नहीं आ सकती, मुझे रसोई में काम है। मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हे भगवान, कहाँ पे रखा है? कुछ दिख नहीं रहा मुझे। कहाँ रखा है बताओ ना। आपके सामने ही तो ग्लास है, आपको वो भी दिखाई नहीं दे रहा तो मैं क्या करूँ? ये लीजिए। ये क्या, आंखों के सामने ही ये आपको दिख नहीं रहा? ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या इसे पता नहीं मेरी बीमारी के बारे में? चलो एक बार और पूछ के परख लेता हूँ। अरे भगवान, वो दुकान की चाबी कहाँ पर रखी है? क्या जी, आप तो हमेशा दुकान की चाबी अलमारी में रखते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? मुझे तो यहीं से दिख रहा है। क्या हो गया है आपको? ये रजनी ऐसे क्यों बात कर रही है? क्या सचमुच इसको मेरी परेशानी के बारे में नहीं पता? अगर रात गुजरी तो मैं नारायण से जाकर के पूछ लूंगा किस्सा क्या है। बस सुबह होने दो, अगर जो उसने बताया नहीं होगा तो उसकी तो खैर नहीं। अगले दिन ललित नारायण को दुकान पर मिलने के लिए बुलाता है। क्या बात है दुल्ले राजा, बहुत खुश दिख रहे हो आजकल। मुझे आज कैसे याद कर लिया? देखिए नारायण जी, आपने मेरी रतौंधी के बारे में क्या लड़की वालों को सब कुछ सच नहीं बताया था? अरे अगर मैं सच कहता तो आपकी शादी होती क्या ललित जी, इसलिए मैंने लड़की वालों से ये बात छुपा के रखी थी। बाकी सब आपकी खूबियाँ मैंने बराबर बताई थी। अगर जिस झूठ से किसी का घर बसता हो तो वो झूठ झूठ नहीं होता। 1000 झूठ बोल के एक शादी हो रही है तो अच्छी बात है ना, इसमें गलत क्या किया है मैंने? आप इतनी आसानी से बोल रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आपको तो चप्पल लेके मारना चाहिए। क्यों किया ऐसा तुमने? अगर कल उनको बात पता चली तो मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा? कभी सोचा है तुमने? अब मैंने उन लोगों को आपके बारे में सब कुछ सच बोला है, बस उसे एक रतौंधी को छोड़कर। अरे पहले बताने वाली चीज तो वही थी ना, वो छोड़ के बाकी सब कुछ बोलने से क्या मतलब? आपको देख के मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि अभी के अभी आपको मार के जेल चला जाऊं ऐसा लगता है। आप चले जाइए यहाँ से, नहीं तो मैं कुछ कर बैठूंगा। इसके बाद नारायण उसके दुकान से चला जाता है। ये क्या मनोज, ये नारायण ने ऐसा क्यों किया? वो मेरी जिंदगी से खेलकर पूरा मजा ले रहा है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। तुम ही मेरे पीछे पड़े थे कि शादी कर लो, शादी कर लो। अब रजनी को पता चलेगा तो मैं क्या कहूँगा उससे? मालिक, जो हुआ सो हुआ, आप अब निश्चिंत रहिए ना। आप जाके भाभी को सब कुछ बता दीजिए। ये बात इतनी आसान है क्या? अब बताने से क्या फायदा? बताओ, उसे बहुत बुरा लगेगा यार। चिंता मत कीजिए, भाभी बहुत अच्छी है। आप सीधा जाके भाभी को बताइए, भाभी जरूर आपके विश्वास को समझेंगी। भाभी बहुत अच्छी इंसान है, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। ललित कोशिश करके भी अपने वाइफ को कुछ नहीं बता पाता। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन की बात है, अपनी बेटी और दामाद को घर ले जाने के लिए रजनी के पापा आते हैं। दामाद जी नमस्कार। आप और हमारी बेटी दोनों मिलकर दशहरा त्योहार पर आइएगा। शादी के बाद ये पहला त्योहार है ना, आप दोनों को ले जाने के लिए मैं खुद चला आया हूँ। जरूर। हाँ ससुर जी, ये तो हमारे लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है कि आप खुद आए हो। लेकिन एक हफ्ते के लिए मैं वहाँ पर रुका तो मेरा काम धंधा बंद हो जाएगा। आप जो कह रहे हो वो तो ठीक है, अगर आप भी चलते तो ठीक रहता। ठीक है, मैं अपनी बेटी को ही लेकर जा रहा हूँ। अच्छा, तुम्हें टाइम मिले तो आ जाना। इधर नागराजू रजनी को लेकर चला जाता है। चलो, अब एक हफ्ते के लिए तो तसल्ली मिल ही गई है, नहीं तो इस परेशानी को लेकर कितना नाटक करना पड़ रहा था। अगर जो अब मैं जाऊंगा तो मनोज को साथ में लेकर जाऊंगा। ए मनोज, मैं दशहरा त्योहार पे अपने ससुराल जा रहा हूँ, तुमको भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। आपको ससुराल में क्यों आना है मालिक? अच्छा नहीं लगेगा, मेरी भी तो शादी हो चुकी है ना। और ऊपर से शादी के बाद ये मेरा पहला त्योहार है, मुझे जाना होगा। जा तो मैं भी अकेले सकता हूँ, लेकिन रतौंधी के बीमारी के चक्कर में डर रहा हूँ कहीं मेरी पोल न खुल जाए। क्या कहा? इसका मतलब अभी तक आपने राज को छुपा के रखा है? हाँ, अभी तक नहीं बताया मैंने। मैं डर के मारे उनसे बोल ही नहीं पा रहा हूँ। अगर जो कहीं कोई दिक्कत हो गई फिर? इसके बाद ललित दशहरा के एक दिन पहले अपने ससुराल जाता है। अभी बहुत दूर जाना है मुझे। अगर जो अभी स्टार्ट किया तो शाम तक उनके घर तक पहुँच पाऊंगा। रास्ते में उसे एक बड़ी सी नदी दिखाई देती है जिसमें कोई भी मल्लाह नहीं होता। अरे, ये मल्लाह का तो अता पता ही नहीं है। दोपहर हो गया है, मुझे जल्दी जाना है। बहुत देर इंतजार करने के बाद वहाँ एक मल्लाह आता है। भैया, मुझे जल्दी उस पार ले चलो ना, शाम हो रही है।
आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा बाबूजी। मैं अकेले आपको उस पार नहीं ले जा सकता। थोड़ी देर में और लोग आ जाएंगे, तब आपको लेकर चलूंगा। अरे ये क्या है भाई, अब तक बहुत समय खराब हो गया है, शाम भी ढल रही है। क्या है जी, बार बार आप ये शाम ढलने का क्यों बोल रहे हैं? शाम ढले तो क्या हो जाएगा, अंधेरे में आप घर नहीं जा सकते हैं क्या? अरे मेरी परेशानी तुम्हें क्या मालूम भाई, अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता है मुझे। उस पार जाने के बाद और 2 कोस जाना है मुझे। मेरी ससुराल बहुत दूर है, अंधेरे में कैसे जाऊंगा मैं? जल्दी चलो ना भाई। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी दूसरा कोई नहीं आता। कितनी राह देखूं, कोई नहीं आ रहा है भाई। एक काम करता हूँ, बाकी सबके पैसे मैं ही देता हूँ, अब तुम जल्दी चलो। ये बात पहले ही बोल देते, अब तक तो उस पर हम कब के पहुंच जाते। चलिए अब चलते हैं। वो दोनों जैसे ही नदी के पार जाते हैं तब तक शाम हो जाती है। अरे जल्दी जाना है मुझे, अब तो यहाँ से 2 कोस दूर और जाना है। अंधेरा भी हो रहा है, क्या करूँ, कैसे जाऊँ? अब तक चलते चलते ललित को काफी देर हो जाती है और अंधेरा हो जाता है। ये क्या, आंखों की रोशनी कम हो रही है, अभी तो 1 कोस दूर जाना बाकी है। हे भगवान, तुम ही मेरे एकमात्र सहारा हो। कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। कुछ बकरियों की आवाज आ रही है, शायद बकरियां उसी गांव में जा रही हैं। इनकी आवाज सुनते सुनते इनका पीछा करता हूँ और गांव में पहुँच जाऊंगा। तभी कुछ बकरी खाने की तलाश में एक पेड़ के पीछे झाड़ी में जाते हैं। ललित उसकी आवाज सुनकर उसके पीछे चला जाता है और कांटे की झाड़ी में गिर जाता है। अरे बाप रे, ये कटीले पौधे कहाँ से आ गए? हे भगवान, कैसी मुसीबत में पड़ गया हूँ। त्योहार मेरे लिए जहन्नुम बन गया। अगर नारायण से मिला तो उसका गला दबा के मारूंगा मैं। उसी के चक्कर में मेरी ये हालत हुई है। वो ये सब सोचते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तभी उसे कोई व्यक्ति मिलता है। अरे भाई, कौन हो आप? इतने साफ सुथरे रास्ते को छोड़कर उस कंटीले पौधे में क्या कर रहे हो? हाँ, अरे कुछ नहीं भाई, यहाँ मेरे कुछ पैसे गिर गए हैं, उन्हीं को ढूंढ रहा हूँ। अरे इन पौधों से बाहर निकलने के लिए मुझे अपना हाथ दो ना। अकेले सफर काटना कितना मुश्किल लगता है। क्या हम दोनों साथ में चलें? हाँ बिल्कुल चलेंगे। वैसे आप रंगापुर किसके घर जा रहे हैं? मैं नागराज साहब के घर जा रहा हूँ। मैं उनका दामाद हूँ, उनके घर मेरी शादी हुई है। ओहो, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। हम अपने दामाद से मिले रास्ते में, वो मेरा रिश्तेदार है। मैं आपकी शादी में भी आया था। अरे मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि मैंने आपको कहीं देखा था। चलो अच्छा ही हुआ कि अपने रिश्तेदार से मिलकर। हाँ ठीक है दामाद जी, मेरा घर आ गया है। आप यहाँ से उस तरफ जाइए, आपका ससुराल वहाँ है। ठीक है, वैसे आपको बहुत शुक्रिया। अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा। हे भगवान, यहाँ तक तो मैं आ गया, अब अपने ससुराल तक कैसे जाऊँ? यहाँ पर कोई है भी नहीं जिसके पीछे पीछे चला जाऊँ। वो चलते चलते कीचड़ के एक गड्ढे में गिर जाता है। वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तभी नागराजू वहाँ आता है। अरे दामाद जी, ये क्या, आप यहाँ कीचड़ में क्या कर रहे हैं? चलो जल्दी बाहर आ जाओ, हाथ दो अपना, मैं निकालता हूँ। वो ललित को उस कीचड़ के गड्ढे से बाहर निकालता है। अरे कुछ नहीं ससुर जी, एक छोटा सा पिल्ला गिर गया था तो मैं उसे बाहर निकालने के लिए अंदर चला गया था, इसी से गिर गया। चलो चलते हैं। अरे वाह दामाद जी, एक पिल्ले को निकालने के लिए आप कीचड़ में उतर गए। हमारी बेटी भाग्यशाली है। दोनों घर पहुँच जाते हैं। उस कीचड़ से आपके कपड़े खराब हो गए हैं, पहले नहा के साफ कर लो, उसके बाद में हम बात करते हैं। रजनी, देखो तुम्हारा पति आया है। अरे पिल्ले के चक्कर में कीचड़ में गिर गया था। अरे कुत्ते को बचाने के चक्कर में आप गंदे हो गए। अच्छा जाइए, जाकर नहा लीजिए। अरे हे भाग्यवान, मुझे इस हालत में छोड़कर कहाँ जा रही हो? मैं नहाने के बाद में तुम्हारे साथ ही खाना खाऊंगा। कितने दिन हो गए हैं तुम्हें देखे हुए। आपको मुझसे कितना प्यार है। ठीक है, आप नहाइए, मैं यहीं पर हूँ। नहाने के बाद वो अंदर जाकर बैठता है और टेबल पर बैठकर मजे से खाना खाता है। सुनिए जी, आपको गुलाब जामुन बहुत पसंद है ना? माँ ने आपके लिए गुलाब जामुन बनाए हैं। ठीक है, यही सामने रखा है, आप खा लीजिएगा। मैं अभी आ रही हूँ, आप यहीं पर रहिएगा। अब क्या भाग्य है, एक तो ये परीक्षा, मुझे तो गुलाब जामुन पसंद है। ललित वहीं पर गुलाब जामुन को ढूंढने लगता है। ना मिलने पर वो थक हार जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। रजनी, रजनी, लगता है अभी तक आई नहीं है। चलो ठीक है, पलंग पे लेट जाता हूँ। क्या बात है, आपने गुलाब जामुन भी नहीं खाया?
माँ ने इतने प्यार से आपके लिए गुलाब जामुन बनाए, लेकिन आपने तो खाया भी नहीं। माँ ने उसमें शुद्ध घी भी डाला था। अरे वैसी बात नहीं है, मैंने अभी भी खाया था, थोड़ी देर बाद में फिर खा लूंगा। उसमें क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? ठीक है, 2-4 दिनों के लिए मनोज तो दुकान संभाल सकता है। आपको तो उस पर बहुत ज्यादा विश्वास है। उसके बारे में मत सोचो तुम, वो बहुत भरोसे वाला आदमी है, उसके ऊपर तो मुझे बहुत विश्वास है। थोड़ी देर के बाद रजनी सो जाती है, लेकिन ललित के दिमाग में शुद्ध घी में बने गुलाब जामुन घूमते हैं। अरे गुलाब जामुन मुझे पसंद है ना, खाए हुए बहुत दिन हो गए हैं। अब तो घर में सब सो ही गए होंगे। गुलाब जामुन कहाँ रखे, चलो देखता हूँ। अरे भूख भी लग गई बहुत तेज मुझे। गुलाब जामुन कहाँ पे रखे हैं, ढूंढ के खा लेता हूँ। वहाँ ललित गुलाब जामुन को ढूंढता है, लेकिन उसके हाथ से प्लेट नीचे गिर जाती है और वो टूट जाती है। उसकी आवाज से नागराजू जग जाता है। क्या बात है दामाद जी, यहाँ पर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, पानी चाहिए था, मुझे थोड़ी प्यास लगी थी। लेकिन बेटी रजनी पानी को लेकर तो आई थी ना, क्या देखा नहीं था आपने? नहीं ससुर जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अंदर जा ही रहा हूँ, वही पी लूंगा। ललित वापस जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया, लेकिन उसके मन में गुलाब जामुन चल रहा था। आज तो कैसे भी गुलाब जामुन खा के रहना है, रसोई में रखे होंगे, जाकर देखता हूँ। लेकिन बाहर तो ठंडी हवा चल रही है, एक काम करता हूँ, चद्दर ओढ़ के जाता हूँ यहाँ से। हाँ, कोई पहचान भी नहीं पाएगा। ललित एक चादर ओढ़कर रसोई में गुलाब जामुन लेने जाता है। उसके हाथ से चोट लगकर बर्तन नीचे गिर जाती है। उसकी आवाज सुनकर घर के सभी लोग रसोई में आ जाते हैं। चोर 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 चोर! ऐसा कहकर नागराज अपने दामाद को डंडे से मारता है। तभी ललित चादर हटाता है। अरे दामाद जी, आप ये क्या, हमारे ही घर में चोरी करने पर तुले हो क्या? अरे आप तो एक डाकू लग रहे हो। ऐसे क्यों बोल रहे हो ससुर जी, मैं कोई डाकू वाकू नहीं हूँ। इसके बाद ललित उन्हें सारी बातें बता देता है और नारायण की असलियत के बारे में भी सब कुछ बता देता है उन्हें। ओहो, मुझे तो जब आप कीचड़ में गिरे हुए मिले थे ना, उसी समय शक हो गया था। इसमें आपका कोई दोष नहीं है जी, सारा दोष तो उस दुष्ट नारायण का है। ठीक है, जाने दीजिए, रहने दीजिए इन सारी बातों को। मुझे तो खुशी है जी कि आप इतने अच्छे इंसान हो, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बोलना तो मैं चाहता था, लेकिन मैं डर गया था कि कहीं तुम मुझे गलत ना समझ लो, बस इसीलिए। अगर आपने मुझे पहले सब बता दिया होता तो फिर आपको इतनी तकलीफ नहीं झेलनी पड़ती। अब जो हो गया सो हो गया, जाने दीजिए, रहने दीजिए इन सब बातों को। इस सच को जानने के बाद रजनी अपने पति का पूरा ख्याल रखने लगी।